काफी दिनों की भागा दौड़ी और मार्शल आर्ट्स की कला सीखने के दौरान खाई चोटों की वजह से सिद्धार्थ अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। इसी वजह से वो स्वर्ग जैसी जगह पर आया तो उसे काफी तनाव मुक्त महसूस हुआ। चिड़ियों की चहचहाहट उसे काफी सुकून दे रही थी। उसने अपना हाथ गुफा के अंदर बहने वाली सकरी सी नदी में डाला और वहीं लगे घास के ऊपर पेट के बल लेट गया। वहां का मौसम इतना सुखदायक था कि सिद्धार्थ को नींद ने अपने आगोश में ले लिया और वो वहीं सो गया। रॉकी और गुल्लू दोनों वहीं पर खेलने लगे और गुल्लू उछल उछल कर फलों को तोड़ने लगा। अचानक से सिद्धार्थ के कानों में गुल्लू की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई खींच के ले जा रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो सफेद धुएं के इर्द गिर्द खड़ा है, जो कि बादल जैसे लग रहे थे, और गुल्लू को उसके सामने ही दो लोग, जिनकी उसे पीठ दिखाई दे रही थी, उसे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने अपने शरीर पर वस्त्र के नाम पर केवल धोती लपेटी हुई है और उनके कंधे से कमर तक एक पीले रंग का गमछा लटका हुआ है। उन्होंने गुल्लू के दोनों हाथों को एक एक करके पकड़ा हुआ और गुल्लू उनसे बचने के लिए खुद को खींच रहा है और मुड़ मुड़ कर उसकी ओर देखते हुए चिल्ला रहा है, सिद्धार्थ मुझे बचाओ, सिद्धार्थ मुझे बचाओ। वो गुल्लू की ओर आगे बढ़ना तो चाह रहा था, लेकिन उसके पैर उठ नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके पैरों को किसी भारी चीज से बांध दिया हो। उसने वहीं से खड़े खड़े गुल्लू को ले जा रहे लोगों को आवाज देते हुए कहा, कहां ले जा रहे हो आप लोग गुल्लू को? लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ते चले गए। वो गुल्लू को लेकर आगे तो चल रहे थे, लेकिन वो सिद्धार्थ से दूर नहीं जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग जितना आगे बढ़ रहे हैं, सिद्धार्थ बिना चले ही उतना खिसक रहा है। जब उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया तो सिद्धार्थ ने फिर से वही सवाल पूछा, कहां ले जा रहे हो गुल्लू को? लेकिन उन लोगों ने जवाब देना तो दूर, उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। गुल्लू अपनी गोल गोल आशा भरी नजरों से पलट पलट कर देख रहा था, जिसे देखकर सिद्धार्थ का दिल अंदर अंदर ही रोए जा रहा था, लेकिन वो कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके और गुल्लू के बीच कोई अदृश्य दीवार बना दी हो और वो उस दीवार को पार नहीं कर पा रहा हो। वो दोनों लोग चलते चलते एक महल के सामने जाकर के खड़े हो गए और गुल्लू को वहीं लगे एक खंभे में बांध दिया गया। और जब उन्होंने पीछे पलटकर सिद्धार्थ की ओर देखा तो सिद्धार्थ दंग रह गया। वो दोनों एकदम से उसके जैसे दिख रहे थे। सिद्धार्थ ने उनसे दया याचना भरी आवाज में कहा, अगर आपको कोई काम है तो मुझे बांधिए, उस बेजुबान का क्या दोष? लेकिन वो दोनों वहीं चुपचाप खड़े रहे और सिद्धार्थ को कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ अपनी जगह पर खड़ा मछली की तरह फड़फड़ा रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज सामने के महल से आई थी, दोष किसी का भी हो, दंड का भागीदार वो होता है जिसके कर्म में होता है सिद्धार्थ। आवाज आने के बाद वो एकटक सामने देखने लगा और फिर महल का दरवाजा खुला और सामने से एक मानव आकृति आती हुई दिखाई दी, जो कि हरे रंग के प्रकाश से बनी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदि शक्ति का ही कोई स्वरूप हो, जिस आदि शक्ति से वो अपनी क्षणिक मृत्यु के दौरान मिला था। उसने जब आदि शक्ति के स्वरूप को देखा तो उसके मन में थोड़ी सी आशा जगी कि शायद ये भी उसकी कोई परीक्षा ली जा रही हो, जिसमें उसे अपने आप को साबित करना हो। उस हरे रंग के प्रकाश से बनी हुई मानव आकृति चलती हुई गुल्लू के पास आकर खड़ी हो गई और उसके गालों पर हाथ फेरते हुए सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोली, कितना प्रेम करते हो गुल्लू से? अपनी जान से ज्यादा। सिद्धार्थ ने फुर्ती के साथ जवाब दिया। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये जवाब दिया, उस आकृति ने अपने हाथों को फैलाया और एक नंगी तलवार उसके हाथों में थी। वो तलवार को वही गुल्लू के पास जाकर घूमते हुए बोली, क्या तुम्हें पता है सिद्धार्थ कि उत्कृष्टता हमेशा बलिदान मांगती है? कहते हुए उसने तलवार पर हाथ फेरा। क्या बलिदान? कैसा बलिदान? और मुझे कोई उत्कृष्टता नहीं चाहिए, सिद्धार्थ ने घबराते हुए कहा। सिद्धार्थ को ऐसे घबराया हुआ देखकर वो आकृति हंस पड़ी और वहीं पर गुल्लू के आसपास घूमने लगी। उसके हाथों में चमचमाती तलवार को देखकर गुल्लू और सिद्धार्थ दोनों के पसीने छूटे जा रहे थे। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे कि तलवार आपके गले पर रखी हुई हो, उस आकृति ने सिद्धार्थ के घबराने पर हंसते हुए कहा। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और ये आकृति कौन है। उसने फिर अगला सवाल किया, कौन हो तुम और तुमने गुल्लू को क्यों बांध रखा है? मुझे ना तो किसी चीज में उत्कृष्ट होना है और ना ही मैं किसी का बलिदान दूंगा। सिद्धार्थ का ऐसा जवाब सुनकर उसे गुस्सा आ गया
और वो वहां से हवा में उठी और आकर सिद्धार्थ के सामने खड़ी हो गई और उसके गले को पकड़ लिया। उत्कृष्ट होना तुम्हारे लिए कोई विकल्प नहीं, एक निर्देश है सिद्धार्थ, और ये सिर्फ तुम्हारा या इस जीव का नहीं, अपितु लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का प्रश्न है। एवं तुमको ये शक्तियां जिस कार्य को पूरा करने के लिए मिली हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए तुम्हें अपने आप को उसके लायक बनाना होगा। पारद ने तुम्हें चुना है, और पारद सिर्फ उसे चुनता है जहां उसे ये विश्वास होता है कि ये जीव मेरे द्वारा दिए गए वचनों को पूरा करने में सक्षम होगा। वो आकृति बोलती जा रही थी और सिद्धार्थ के गले को कसती जा रही थी। सिद्धार्थ को लग रहा था कि बस अगले सेकंड में उसकी जान निकल जाएगी। वो अपने आप को साक्षात मृत्यु को खड़ा देख रहा था। अचानक से उसके अंगूठी से एक हरे रंग की रोशनी निकली और वो जाकर सामने खड़ी उस आकृति में समा गई। सिद्धार्थ समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है, और उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके अंदर के सारी ताकत को खींच लिया है। मृत्यु को पास से देखना कितना कठिन क्षण होता है, क्या ये तुमको भान हुआ सिद्धार्थ? और उसने सिद्धार्थ के गले को छोड़ दिया। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। उसके चारों ओर गुल्लू की आवाज गूंज रही थी, सिद्धार्थ मुझे बचाओ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मुझे बचाओ सिद्धार्थ। उसे लग रहा था कि जैसे वो अभी इस आवाज को सुन सुनकर पागल हो जाएगा। वो आकृति सिद्धार्थ के गले को छोड़कर गुल्लू की ओर बढ़ी और फिर वहां जाकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ की हालत उस पिटे हुए आदमी की तरह थी जिसके पास ताकत तो बहुत होती है, लेकिन किसी कारणवश उसे मार खाना पड़ता है। उसकी जीभ बाहर आती हुई लग रही थी और गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई थी। वो हाँफ रहा था। उस आकृति ने अपनी नंगी तलवार गुल्लू के गर्दन पर रखी और फिर सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, उत्कृष्टता बलिदान मांगती है सिद्धार्थ। कहते हुए उसने तलवार उठाकर गुल्लू के गले पर दे मारी और गुल्लू की चीख वहां के आसपास के वातावरण में तैर गई। गुल्लू की चीख सुनते ही सिद्धार्थ भी चीखते हुए उठ पड़ा। उसने आसपास देखा तो वो किसी और अनजान जगह पर था। उसने अपने चारों तरफ देखा तो देखा गुल्लू एक पेड़ के नीचे पेट के बल पड़ा हुआ है और उसकी गर्दन से खून निकल रहा है। वो दौड़कर गुल्लू की ओर गया और उसने उसे उठाया तो देखा उसके गर्दन के पास किसी चीज के घुसने से घाव हो गया है और वहीं से खून की एक धारा बह रही है। गुल्लू की आंखें बंद थी। पहले वो सपना, फिर गुल्लू के गले से खून। वो किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गया। उसने आसपास देखा तो देखा रॉकी आराम से दूर बैठा उसकी ओर देखते हुए हंस रहा है। उसने पहले रॉकी की ओर देखा, फिर गुल्लू की ओर देखा, फिर रॉकी की ओर देखा और फिर गुल्लू की ओर देखा। हंसते हंसते अचानक से रॉकी की आंखों से खून निकलना शुरू हो गया और फिर उसका चेहरा धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया। उधर जब उसका चेहरा गायब होना शुरू हुआ तो इधर गुल्लू का भी चेहरा धूल बनकर उड़ने लग गया। गुल्लू उसके हाथों में ही धूल बनकर उड़ा जा रहा था और रॉकी गायब हो चुका था, लेकिन उसकी हंसी अभी भी गूंज रही थी। ये सब देखकर सिद्धार्थ जोर से चिल्लाया और चारों तरफ अंधेरा हो गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। फिर जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो पेट के बल उसी नदी में हाथ डाले हुए पड़ा हुआ जिस नदी में वो पहले हाथ डाले हुए पड़ा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। गुल्लू और रॉकी उसके जोर से चिल्लाने की वजह से दौड़कर उसके पास आ गए और रॉकी ने सिद्धार्थ से घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने जब दोनों को सही सलामत देखा तब उसकी जान में जान आई और कुछ नहीं कहते हुए उसने उन दोनों को गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। गुल्लू और रॉकी दोनों समझ गए कि सिद्धार्थ ने शायद कोई बुरा सपना देखा है और वो दोनों सिद्धार्थ से चिपट गए। सिद्धार्थ के दिमाग में अभी भी वो बात घूमे जा रही थी जो उस आकृति ने उससे सपने में कहा था। रिया और अमन राजस्थान पहुंच चुके थे। दोनों जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकले और वहां पर एक ड्राइवर उनके नाम का कार्ड लिए हुए खड़ा था। वो दोनों उसके साथ हो लिए और गाड़ी की तरफ आ गए। वहां पर 2 गाड़ियां मौजूद थी। दोनों में ड्राइवर के अलावा एक एक बॉडीगार्ड्स थे। एक कार में रिया और दूसरे में अमन बैठ गए। रिया समझ चुकी थी कि ये सारी व्यवस्था उनके दादा जगत प्रसाद माथुर ने कराई थी। उसने अपना फोन निकाला और जगत प्रसाद को फोन किया। फोन उठने पर रिया कुछ बोलती कि उधर से आवाज आई, होटल पहुंचकर मुझे बता देना और मीटिंग में जाने तक लोबो तुम्हारे होटल पहुंच जाएगा। दोनों गाड़ियां एयरपोर्ट से होटल की तरफ रवाना हो गई। रिया के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी जो कि बता रही थी कि अगर डॉक्टर वर्मा होश में नहीं आए तो उसका दिवाला निकलना पक्का था। रॉकी को उसकी जगह पर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ के कदम पहाड़ों से उतरते हुए
उसके घर की ओर बढ़ रहे थे और वो उस सपने के बारे में अपना दिमाग घुमा रहा था कि आखिर आदिशक्ति उसे क्या संदेश देना चाहते हैं। उसके दिमाग में बार बार आदिशक्ति के अंश यानी उस हरे रंग की आकृति की वही बात गूंज रही थी। उत्कृष्टता बलिदान मांगती है सिद्धार्थ। और उसका चेहरा एक गंभीरता से भरा जा रहा था। आखिर क्यों जगत प्रसाद माथुर करा रहे हैं रिया की जासूसी, और क्या है सिद्धार्थ को आए हुए सपने का राज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।